बोलिए भारत माता की। भोजन की व्यवस्था रखी है नहीं रखी है? मैं देख रहा हूं कि कलकत्ता के अंदर सुस्ती नहीं होती है, लेकिन मैं समझ सकता हूं। बोलिए भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। खाटू श्याम की। सालासर बालाजी की। जीण माता की। करणी माता की। मेहंदीपुर बालाजी की। सामरिया सेठ की। श्रीनाथ जी भगवान की। बंसी वाले की। आप सभी की। आज के इस प्रवासी राजस्थान मीट कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी नगरीय विकास मंत्री श्रीमान जावर सिंह जी खर्रा साहब, हमारे सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पूर्व विधायक श्रीमान प्रेम सिंह जी बाजौर साहब, हमारे पूर्व सांसद पूर्व मंत्री सुभाष महेरिया जी, हमारे इस राजस्थान फाउंडेशन के इस कोलकाता चैप्टर के अध्यक्ष संतोष कुमार राजपुरोहित जी, हमारे प्रमुख सचिव उद्योग और वाणिज्य आलोक गुप्ता जी, अध्यक्ष इंडिया ह्यूमैनिटी फाउंडेशन शेखर मेहता जी, प्रबंध निदेशक टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड उमेश चौधरी जी, प्रबंध निदेशक बांगुर समूह श्रीमती अलका बांगुर जी, अध्यक्ष पैटर्न समूह एचपी बुधिया जी, सीआईआई पूर्वी क्षेत्र के अध्यक्ष शाश्वत गोयनका जी, सालासर मंदिर से हमारे प्रकाश पुजारी जी, बबलू पुजारी जी, खाटू श्याम के हमारे प्रताप जी, हमारे लखोटिया जी, नितिन जी और हमारे सभी अधिकारीगण और इस कार्यक्रम में आए मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और माता और बहनों, सबसे पहले तो मैं इस चैप्टर में आप सभी को आने के लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं यहां फ्लाइट से लगभग 2-2.25 घंटे में पहुंचा, लेकिन मुझे ऐसा ही नहीं लग रहा कि मैं राजस्थान से बाहर हूं। मुझे अनुभव यह हो रहा है कि मैं अब भी राजस्थान के अंदर हूं, क्योंकि जब मैं देख रहा था ये झुंझुनू, ढूंढलौद, सीकर, चूरू, बीकानेर, जब मैं ये देखता हूं कि पूरा जालौर, पाली, सिरोही, जोधपुर, जब किसी से पूछता हूं तो वो बताते हैं कि साहब हम तो वहां से हैं, तो मेरा मन बिल्कुल प्रसन्न रहता है और मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कैलकाटा में नहीं, राजस्थान में हूं और अपने भाइयों के बीच में हूं। और इसलिए आज मैं आप सभी प्रवासी राजस्थानियों के बीच में कोलकाता आकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। हम सभी के लिए अति हर्ष तथा गर्व का विषय है कि बंगाल की अर्थव्यवस्था में आप राजस्थानियों का महत्वपूर्ण योगदान है और मुझे कहने में यह कोई संकोच नहीं है, अभी से नहीं, आजादी से पहले से
या राजस्थानियों का बहुत बड़ा इस क्षेत्र के अंदर काम रहा है। और आपने जिस तरह से बंगाल की अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, निश्चित रूप से ये राजस्थान की आपकी जन्मभूमि आप पर गौरव प्रदान करती है कि आपने अपनी मेहनत से, अपने विवेक से, अपने सामर्थ्य से और राजस्थान की उस मिट्टी की खुशबू से आपने पूरे बंगाल में राजस्थान का नाम रोशन किया है। इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूं। और मुझे धन्यवाद इस बात का भी देना चाहता हूं, ये बंगाल के अंदर ही नहीं, राजस्थान का कोई भी भाई दुनिया के किसी भी देश में गया है या देश के किसी प्रदेश में गया है, मुझे इस बात की खुशी है कि उसने मां राजस्थान की मिट्टी की खुशबू को फैलाने का काम किया है। और इसीलिए आज राजस्थान में कोई भी व्यक्ति कोलकाता, पश्चिम बंगाल के किसी अन्य स्थान पर आता है तो उसे अकेलापन नहीं लगता है। आप लोग का पूरा सहयोग उस व्यक्ति को मिलता है और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप में से कई लोग तो पीढ़ियों से रह रहे हैं। ये देखकर हर्ष होता है कि इतनी दूरी होते हुए आपने राजस्थान की परंपराएं, रीति रिवाजें, संस्कृति आपने जीवंत बनाए हुए हैं। पूरे पश्चिम बंगाल और विशेषकर कोलकाता में राजस्थानियों ने अपनी उद्यमता, कर्मशीलता से अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। आपकी उपलब्धियां प्रदेशवासियों, विशेषकर युवाओं और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का, मार्गदर्शन का स्रोत बन रही हैं। भाइयों बहनों, आज हम आपके बीच में आपकी जन्मभूमि और कर्मभूमि के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए आए हैं। हमारी कोशिश है आप प्रवासियों के लिए राजस्थान में हर साल एक सुनिश्चित कार्यक्रम हो, जिससे कि कम से कम उस कार्यक्रम के माध्यम से आप अपनी जो मातृभूमि है, जन्मभूमि है, उससे आपका सीधा संपर्क रहे। और संपर्क रहने के लिए इसलिए हमने प्रवासी राजस्थान दिवस का आयोजन हर साल 10 दिसंबर को जयपुर में करने जा रहे हैं। इस दिवस के आयोजन के माध्यम से हम ये प्रयास कर रहे हैं कि देश और दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला राजस्थानियों का सीधा जुड़ाव उनकी जन्मभूमि से बना रहे। आज मैं यहां आपको इस कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण देने के लिए आपके बीच में आया हूं, पीले चावल देने के लिए आपके बीच में आया हूं। और मैं कहना चाहूंगा, पधारो हमारे देश। आप आइए, आपकी अपनी राजस्थान की मिट्टी आपके स्वागत के लिए तैयार है। हम जानते हैं कि आप अपनी जन्मभूमि को भूले नहीं हैं और नियमित रूप से राजस्थान आते जाते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि यह संबंध और प्रगाढ़ बने और अपनी कर्मभूमि के साथ अपनी जन्मभूमि के विकास में आप भी अपनी भागीदारी निभाएं। मिट्टी का जो प्यार है, जो दुलार है, वो हमें पूरे साल ऊर्जा देता है। इसलिए साल में 1 से 2 बार आपको परिवार के साथ अपने राजस्थान में आना चाहिए। मैं हैदराबाद गया था। जब मैं हैदराबाद गया तो मेरे एक प्रवासी भाई ने बताया कि साहब, हमारे पिताजी राजस्थान जाने के लिए 15 दिन पहले तैयारी करते थे और हमारे परिवार में बड़ी उत्सुकता रहती थी कि पिताजी को जब हम कहीं और जाते हैं तो कहते हैं पिताजी चलिए, तो पिताजी मना कर देते हैं। लेकिन राजस्थान जाने के लिए वो इतने तत्पर होते थे कि 15 दिन पहले तैयारी करते थे और वहां जाने से पहले फोन करते थे, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। किसी भी जहां रिश्तेदारी है, मिलने वाले, उन सबको फोन करते थे और वो इस तरह तैयार होके जाते थे और कह के जाते थे कि मैं 5 दिन में आ रहा हूं, लेकिन वो राजस्थान से 15 दिन में लौट करके आते थे। उन्होंने कहा, हम ये ऐसी क्या बात है? लेकिन जब उन्होंने बताया कि आज हम उस बात को अनुभव कर रहे हैं कि हमारे पिताजी मां क्यों जाते थे, उनका ऐसा क्या लगाव था,
कि वो साल भर के लिए पूरी तरह से ऊर्जा लेकर के आते थे और वो आकर के जो काम करते थे, क्योंकि राजस्थान की मिट्टी में उसकी संस्कृति, उसके विचार, अपनापन, जन भावना, जनता की सेवा, सामाजिक सरोकार के कार्य उनके मिट्टी में हैं। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, मैं यहीं की नहीं बात कर रहा, कोलकाता की या बंगाल की, जहां भी मैं जाता हूं मेरा राजस्थानी भाई सामाजिक उन कार्यों से जुड़ करके रहता है। चाहे वो गौशाला का कार्य हो, चाहे वो मंदिर निर्माण का कार्य हो, धर्मशाला निर्माण का कार्य हो, चाहे कोई चिकित्सालय का कार्य हो, विद्यालय का कार्य हो, जहां सामाजिक क्षेत्र के जो कार्य होते हैं, पूरे देश में जहां भी हमारा प्रवासी भाई है वो इनमें आगे बढ़ करके उस काम करने वाले प्रदेश में भी काम करता है और अपनी मातृभूमि के लिए भी काम करता है। इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इसलिए अगर अपनी जन्मभूमि से मातृभूमि में अपने परिवार को जोड़ दिया तो समस्याओं का समाधान अपने आप, कई समस्याओं का समाधान हो जाता है। आज आप देख रहे हैं कि प्रवासियों को अपनी मातृभूमि से जोड़कर रखने के लिए आज राजस्थान फाउंडेशन के 26 चैप्टर देश और विदेश में काम कर रहे हैं। आपकी भागीदारी से हम राजस्थान के सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित कर सकते हैं और राज्य को विकसित, खुशहाल और देश में अग्रणी राज्य बनाने के संकल्प को साकार कर सकते हैं। आज का यह समारोह एक केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि यह एक संकल्प और साझेदारी का अवसर भी है। कर्म भूमि के साथ अपनी मातृभूमि से जुड़ने के लिए मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं और आपने जो अनुभव और सफलताओं को अपनी मातृभूमि के राजस्थान के साथ भी साझा कीजिए। राज्य के विकास में अपना सक्रिय भूमिका आप निभाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं, क्योंकि हमें पता है राजस्थान के अंदर हर साल लगातार कई सालों तक अकाल की स्थिति होती थी। सबसे ज्यादा राजस्थान में आवश्यकता है तो किस बात की है, आपसे पूछना चाहता हूं। तो परेशानी है राजस्थान में, दादा बता रहे हैं क्योंकि उनका अनुभव है। सबसे ज्यादा राजस्थान में पानी की परेशानी थी, लेकिन मेरे भाइयों बहनों मैं कहना चाहता हूं दूसरी बिजली भी है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे इन 2 सालों में राजस्थान में हर जिले के लिए पानी की व्यवस्था की काम जो हमने किया है वो आप देख सकते हैं। चाहे हमारे राम जल सेतु योजना ERCP के माध्यम से राजस्थान के हमारे 17 जिले हों, चाहे हमारे यमुना समझौता जो हमने किया है उसकी DPR बन के तैयार हो गई है, चाहे हमारा जो शेखावाटी का इलाका, हमारा सीकर, चूरू, झुंझुनू के लिए हमने यमुना समझौता करके उसको भी पानी की व्यवस्था हो रही है। यही नहीं, हमारी इंदिरा गांधी गंग नहर जो महाराजा गंगा सिंह जी ने जब वो निकाली थी, गंग नहर और इंदिरा नहर, राजस्थान नहर के नाम से जानते थे लेकिन उसको इंदिरा गांधी नहर किया है। उस राजस्थान नहर और गंग नहर के लिए जो उन्होंने काम किया, हमने इस बार पहले बजट में 4,500 करोड़ रुपए देकर के हमारा हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, नागौर, जैसलमेर और बाड़मेर तक हमारा पानी पहुंचे, इसके लिए उसकी हमने व्यवस्था की। इसी तरह आपने देखा होगा, क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं 2003 में गुजरात के पहली बार जब मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने वहां नर्मदा का पानी लेकर के आए थे गुजरात के अंदर, और गुजरात और राजस्थान की सीमा एक है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी को, उनकी जो बड़ी सोच थी, और उन्होंने उस सोच से, क्योंकि राजस्थान ने नर्मदा का पानी मांगा नहीं था, लेकिन उनके मन में यह टीस थी कि जब मैं गुजरात के अंदर पानी ले जा रहा हूं तो मेरा पड़ोसी राज्य भी है, उनके 2-3 जिले हैं जिनमें पानी की व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं है। उन्होंने उस समय हमारे बाड़मेर और जालौर के लिए नर्मदा का पानी देने का काम किया था। आज उसको भी हम आगे बढ़ाते हुए हमारे पानी को वहां दे रहे हैं।
आपने देखा होगा हमारी देवास स्कीम, जो आधा पानी हमारा उदयपुर की जो हमारी अरावली की पर्वतमाला है उनसे हमारा आधा पानी अरब सागर की तरफ चला जाता था, वो हमारे काम नहीं आता था। आधा पानी हमारा हिंद महासागर की तरह इधर आता था, वो हमारा काम आता था। लेकिन जो पानी खराब था वो काम नहीं आता था, उसको हमें एनीकट बना करके, हमने टनल बना करके उस पानी को भी हमने इधर लिया है, उसका काम भी हमारा प्रारंभ हो गया है, जिससे अगर वो पानी हमारा आएगा तो उदयपुर के लिए, राजसमंद के लिए, चित्तौड़ के लिए, भीलवाड़ा के लिए अगर अच्छी बारिश होती है तो वो बीसलपुर बांध में आएगा तो उससे अजमेर को भी लाभ होगा। हमारे इन जो ईआरसीपी के हमारे जिले हैं उनमें भी उसका पानी आएगा, तो उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। हम ब्राह्मणी नदी के माध्यम से राणा प्रताप सागर से पानी लेकर के हमारा बीसलपुर में आ रहे हैं, जिससे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। हमने एक रोड मैप बनाया राजस्थान के अंदर, हर जिले के अंदर पानी की व्यवस्था कैसे हो सकती है। हमें कृषि के लिए भी पानी चाहिए तो उद्योग के लिए भी पानी चाहिए, पीने के लिए भी पानी चाहिए तो हमारे पशुधन के लिए भी पानी चाहिए। ये सारी योजना हमने राजस्थान के अंदर बनाई और उस पर हमारा काम प्रारंभ हो गया है। इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने उसका शिलान्यास भी कर दिया और वो हमारा काम भी प्रारंभ हो गया। और जब मन से काम करते हैं तो ईश्वर की कृपा भी रहती है। और आप देख रहे हैं कि 2 साल से लगातार राजस्थान के जितने एनीकट, बांध, सरोवर, तालाब थे वो पूरी तरह से फुल भरे हुए। ये हमारे ऊपर वाले की कृपा भी हमारे ऊपर है। आप देख सकते हैं बिजली के क्षेत्र में जो हमने काम किया है, क्योंकि वहां भी हमारे सूर्य भगवान की हमारे ऊपर कृपा है और हमारे क्षेत्रफल की दृष्टि से हम राजस्थान हमारा देश में पहला प्रदेश है, इसलिए जमीन भी हमारे पास है। तो आप देख रहे हैं लगातार सोलर में हमारा कितना काम हो रहा है। और हमने कहा था, राजस्थान के किसानों से भी कहा, उद्योगपतियों से भी कहा, राजस्थान के किसानों से हमने कहा कि हम आपको दिन में बिजली देंगे, पूरी बिजली देंगे। और आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, पिछले 22 महीनों में राजस्थान में 22 जिलों में हम किसान को दिन में बिजली देने का काम हमने प्रारंभ कर दिया है। और 2027 तक हम किसान को दिन में बिजली देंगे, पूरी बिजली देंगे, उद्योग को पूरी बिजली देंगे, उपभोक्ता को 24 घंटे बिजली देंगे। उसके क्षेत्र में भी लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार काम हो रहा है। अभी हमारी ट्रांसमिशन लाइन है, उसकी भी आवश्यकता हमें पड़ रही है, क्योंकि देश के अंदर ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान आत्मनिर्भर बनने वाला है और अपने ही प्रदेश में नहीं दूसरे प्रदेशों में बिजली देने वाला भी है। और हमारा किसान भी अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जादाता भी हमारा बन रहा है, क्योंकि हम उसके यहां भी सोलर के माध्यम से उसको बिजली दे रहे हैं और बची कुची बिजली को हम लेंगे, इसलिए वो अन्नदाता भी रहेगा और ऊर्जादाता भी बनेगा। लगातार हमारी सरकार इस क्षेत्र में हमारी काम कर रही है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, हम चाहते हैं कि आप प्रदेश के निवेश अनुकूल वातावरण का लाभ उठाएं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो या कोई भी क्षेत्र हो। आप हर क्षेत्र में निवेश कर सकते हैं और अपने व्यापार का विस्तार राजस्थान में कर सकते हैं। अपने पैतृक गांव, कस्बों, शहरों, राज्य के विकास में अपना सहयोग राजस्थान को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। आपकी सलाह, आपके अनुभव, आपका निवेश और आपका योगदान हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और मैं कई क्षेत्रों में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि धीरे धीरे राजस्थान उन क्षेत्रों में भी आगे बढ़ रहा है। और मैं हमेशा कहता हूं, राजस्थान के अंदर काम करने की बहुत गुंजाइश है। आप किसी भी क्षेत्र में आ सकते हैं। राजस्थान में किसी भी क्षेत्र में आप आएंगे, अपना मन बनाएंगे, जहां काम आप यहां करते हैं वो काम वहां भी कर सकते हैं। और मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं, अगर आपने 2 यूनिट या 3 यूनिट यहां लगाई हैं तो 1 यूनिट अवश्य राजस्थान में लगाना और फिर उसका मुनाफा देख लेना कि यहां की ज्यादा मुनाफा है और वहां की ज्यादा मुनाफा है। यह भी मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि जब मैं जापान गया था, जापान के लोगों के साथ जब मेरी मीटिंग हो रही थी, क्योंकि हम तो जानते हैं राजस्थानी जो भाई हमारा होता है, कोई भी बिजनेस लगाता है तो जब हम उससे पूछते हैं कि आपके क्या हाल चाल है, आपका व्यापार कैसा चल रहा है, हाँ साहब चल रहा है, हो रही है कार्रवाई, चल रहा है, ये कहता है। लेकिन वो ये नहीं कहता कि नहीं मेरी हो रही,
मैं जब जापान गया तो उन्होंने कहा मेरे से कि साहब हम आपके यहाँ राजस्थान में काम करते हैं, लेकिन हर वर्ष हमें और जो प्रदेशों में हम आपके देश में जो हमने काम कर रखा है, सबसे ज्यादा अगर हमें बचत होती है 3 से 4 गुनी, तो वो राजस्थान में होती है। ये मेरे को जापान के लोगों ने मांगा और इसलिए मैं कहना चाहता हूं। और अगर मैं बंगाल की बात करूं तो मैं कह सकता हूं, आपके दुख और दर्द को भी मैं जानता हूं, यहां के व्यापारी के दर्द भी मैं जानता हूं, यहां के लोगों का भी दर्द मैं जानता हूं, क्योंकि मैं यहां पिछली बार जब आया था, मैं 2.5-3 महीने यहां आपके बीच में रहा। मैं अधिकतर लोगों को जानता हूं, मैं मिला था सभी से, पता है। लेकिन मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप आइए, राजस्थान में अपनी कोई ना कोई एक यूनिट लगाइए। हमारी सरकार पूरी तरह से आपके साथ है और पूरी तरह से आपके हर कदम पर हमारी सरकार आपके बीच में खड़ी है, यह भी मैं कहना चाहता हूं। मैं अगर बात करूं टेक्सटाइल के क्षेत्र की, तो राजस्थान आज भारतीय वस्त्र उद्योग के अग्रणी केंद्र के रूप में उभरा है। हमारे यहाँ 1500 से अधिक कारखाने कार्यरत हैं और काम करने की एक समृद्ध परंपरा है, जो औद्योगिक पैमाने और राज्य की विरासत को आपसे जोड़ती है। हमारा राजस्थान पॉलिस्टर, विस्फोट शूटिंग, सूत, सिंथेटिक सामग्री, ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2023-24 में देश का चौथा सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य भी बन चुका है। विश्व प्रसिद्ध बांधनी, लहरिया, कोटा डोरिया और ब्लॉक प्रिंटिंग से लेकर के आधुनिक फैब्रिक क्लस्टर तक राजस्थान की विविधता का बेजोड़ है। भीलवाड़ा, जयपुर, पाली, बालोतरा 4 प्रमुख टेक्सटाइल केंद्र बन गए हैं। भीलवाड़ा और जोधपुर में स्पेशल जोन विकसित किए जा रहे हैं। पाली, अजमेर और जयपुर में 3 उन्नत एकीकृत वस्त्र पार्क SITP हैं, जो विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। आप राजस्थान के टेक्सटाइल और अपरेवल सेक्टर की पूरी वैल्यू चेन में निवेश कर अपनी यूनिट्स का विस्तार कर सकते हैं। इसी तरह से खनन के क्षेत्र में राजस्थान में बहुत बड़ी गुंजाइश है। और मैं आपको बता दूं, इतना खनिज के प्रकार जो हमारे राजस्थान में निकलते हैं, लगभग 85 प्रकार के खनिज राजस्थान में हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जानते हैं कि राजस्थान भारत का मिनरल सेंटर है। यह एक ऐसा राज्य है जो भूवैज्ञानिक विविधता और अपार खनिज संपदा से समृद्ध है। राजस्थान के अंदर सोना भी है, चांदी भी है, लोहा भी है, जस्ता भी है, पीतल भी है, तांबा भी है। 85 प्रकार के मिनरल राजस्थान से निकलते हैं। हमारा संसद भवन आप देख रहे हैं, राष्ट्रपति भवन राजस्थान के पत्थर से बना है। हम देश में जस्ता, सीसा, चांदी, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, मार्बल, बलुआ पत्थर के अग्रणी उत्पादक। हमने पिछले साल राजस्थान खनिज नीति 2024 तथा राजस्थान एम्स एंड पॉलिसी 2024 लॉन्च की थी और सरकार में खनिजों के ब्लॉक की नीलामी में हमने हमारे पिछली साल में देश में हम पहले नंबर के हैं, क्योंकि तुरंत आइए, तुरंत पाइए, देरी का कोई काम नहीं है। इसलिए उसमें राजस्थान खनिजों के ब्लॉक में नीलामी में पहले नंबर पर राजस्थान रहा है। अब आपको मैं बात करूं पेट्रोकेमिकल्स की, तो आपने देखा है कि राजस्थान तेजी से भारत के हाइड्रोकार्बन और पेट्रोकेमिकल्स के केंद्र के रूप में उभर रहा है। आपका राजस्थान देश का सबसे बड़ा अनसोर्ड क्रूड ऑयल उत्पादक है और दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस उत्पादक राज्य है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि लंबे समय से प्रतीक्षित HPCL की रिफाइनरी इस साल दिसंबर में शुरू होने वाली है। एक बहुत बड़ा काम। बालोतरा के, बाड़मेर के उन धौरों में हमारी रिफाइनरी दिसंबर के महीने में प्रारंभ होने वाली है। इसके साथ ही वहां पर पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स भी स्थापित किया जा रहा है। डाउन स्ट्रीम उद्योग के लिए राजस्थान पेट्रो जोन विकसित किया जा रहा है और आप देखेंगे तो ताज्जुब करेंगे कि हमारे वहां 11 ब्लॉकों में काम प्रारंभ हो चुका है। और मैं आपको आमंत्रित करता हूं, पेट्रोकेमिकल के क्षेत्र में आप आइए, अपना उद्योग वहां लगाइए। और हम तो इतना कर रहे हैं कि उसमें हम पूरा सेट बना करके पूरा कंप्लीट करते हुए आपको वहां दे रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है,
आपको आकर के अपनी मशीनों को संचालित करना है और अपना काम चालू कर देना है। ये भी हम आपसे कहना चाहते हैं। आइए इसके अंदर अपनी यूनिट लगाइए। राजस्थान के रसायन और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र के भविष्य को आकार देते हुए मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं। इसी तरह से अभी बात कर रहे थे रिन्यूएबल एनर्जी में, रिन्यूएबल एनर्जी भविष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है और राजस्थान में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा की अपार संभावना है। इसी को देखते हुए हम सौर मॉड्यूल एवं सेल निर्माण केंद्रों के लिए सौर पार्कों और औद्योगिक क्षेत्र में सक्रिय रूप से भूमि आवंटित कर रहे हैं। राजस्थान 34,555 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश में प्रथम स्थान पर है। रिन्यूएबल एनर्जी राज्य की कुल स्थापित विद्युत क्षमता का लगभग 70% है। हमने पिछले कुछ महीनों में 17 गीगावाट अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 34,000 हेक्टेयर भूमि आवंटित की है। ये निवेश को धरातल पर लाने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके अलावा राज्य ने पिछले पौने 2 वर्ष में पीएम कुसुम के तहत बैटरी स्टोरेज, पंप स्टोरेज, रूफटॉप सोलर या विकेंद्रीकृत सौर परियोजनाओं सहित ऊर्जा के हर क्षेत्र में नई शुरुआत की है। और इसी तरह से आपने देखा है, क्योंकि आज शेखावाटी के हमारे प्रमुख जो हमारे नेता हैं, झाबर सिंह जी खर्रा साहब, सुभाष महरिया जी, प्रेम सिंह बाजौर जी बैठे हैं और यहाँ कलकत्ता के अंदर हमारे शेखावाटी के हमारे प्रवासी भाइयों की बहुत बड़ी संख्या है। उसके लिए भी मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसके लिए पर्यटन के क्षेत्र में पर्यटन की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है राजस्थान, क्योंकि राजस्थान जैसा कहीं नहीं मिलेगा। और आपसे मैं कहना चाहता हूं, दुनिया में कहीं भी घूम के आइए, लेकिन एक साथ जो राजस्थान में आपको मिलने वाला है वो कहीं नहीं मिलेगा। अगर झीलों की नगरी देखनी है तो उदयपुर जाइए, अगर आपको दोहरे देखने हैं तो जैसलमेर, बाड़मेर जाइए।